अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 बरस और 3 साला कारकर्दगी, एक बड़ी शानदार तकरीब जिसमें ये बताना कि क्या कुछ कारनामे हैं, क्या कुछ अचीवमेंट हैं इस गवर्नमेंट की। बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक सेटिस्फाइड है, जो उनके वज़रा के बयानात हैं, जो कारकर्दगी टेबल की जा रही है कि बिल्कुल सही सिमत में बढ़ रहे हैं और जो वादे अवाम से किए थे वो पूरे हो रहे हैं। बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिनमें कामयाब जवान प्रोग्राम है, कफ़ालत प्रोग्राम है, पनागाह है, इंसाफ सेहत कार्ड जैसे मंसूबे हैं। फिर इसके साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। ये वो चीज़ें हैं जिनको लोकली भी और इंटरनेशनली भी जिनकी तारीफ़ की गई। ख़ास तौर पर जो बिलियन ट्री सुनामी है उसको पूरी दुनिया ने खासा सराहा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो इस गवर्नमेंट के हैं। कारकर्दगी में और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मईशत को बेहतर बनाना था, किस हद तक बेहतर हुई या नहीं हुई, द क्वेश्चन रिमेंस देयर। फिर 50 लाख घर और करोड़ों नौकरियां, ये तमाम तर चीज़ें भी इनके मंशूर में शामिल थीं। ये वादा था, लेकिन इस वक्त यकीनन हुकूमत स्ट्रगल कर रही है इस वादे को मुकम्मल करने के लिए। और आया सवाल यह है कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये वादे पूरे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। एक तरफ वो चीज़ें जो प्रेजेंटेशन के थ्रू या एक तकरीब के थ्रू बताई जाती हैं कि क्या प्रोग्राम्स हैं, और दूसरी जानिब उसके समरात निचली सतह तक, अवाम तक किस हद तक पहुँचे और एक आम आदमी की हालत ज़ार किस हद तक बेहतर हुई। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें, और यही सवाल है जो बहरहाल अपनी जगह पर बरकरार है। फिर एक सवाल ये भी बनता है कि 3 साल की कारकर्दगी में भी किस तरह से माजी की हुकूमत या माजी के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब गए, इसको दिखाना वीडियो के ज़रिए। और एक यकीनन बड़ी तब्दीली है जो मैं कहूँगा, क्योंकि जो साबिक हमारे गवर्नर थे सिंध के, वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे, वो गिटार बजाते थे। लेकिन अब हमारे जो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हैं सिंध के, इज़ अ वेरी गुड सिंगर एज़ वेल। आज उन्होंने अपनी गायकी का मुजाहरा भी किया। तो ये तो तब्दीलियाँ हैं ऑन द कार्ड्स, लेकिन इनमें रियलिटी क्या है, एक आम आदमी किस हद तक बेहतर हुआ और क्या तवक्को है कि किस हद तक बेहतर हो सकता है। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और इमरान याकूब साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। 3 साल की कारकर्दगी में मौसीकी होना, माजी की चीज़ें दिखाना, या प्योरली 3 साल की कारकर्दगी 30 मिनट में आप उसका राउंड अप दे सकते हैं कि जी ये चीज़ें हैं, दैट्स व्हाट वी हैव डन। लेकिन आप एक बड़ी पुरवकार तकरीब करते हैं और ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं। हाउ डू यू सी इट? देखिए जी, जो आज इस तकरीब को जिस तरह से दिखाया गया है 3 साल मुकम्मल होने के बाद, या उस पर हम लोग जो तबसरा करेंगे उसकी हिमायत में या उसकी मुखालफत में, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत उस खीर की है जो 3 साल में पकाई गई है, और वो खीर कितनी मीठी है और कितनी सेहतमंद है वो उसके खाने वाले बताएंगे, और वो इस मुल्क के अवाम हैं। न इस अवाम को इससे कोई ज़्यादा दिलचस्पी है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना कम हो गया और अब क्यों बढ़ रहा है। न उनको इस से दिलचस्पी है कि जी आपने अरब दरख्त लगाए हैं या खरब लगाए हैं और वो कहाँ लगाए हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा कि उनको इससे दिलचस्पी है। और जो तमाम एदादो शुमार का जो गोरख धंधा है, न उससे उनको दिलचस्पी है, न उन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, न उन आलमी इदारों की सर्वे और रिपोर्ट से है। असल बात लोगों की है कि लोग इन 3 सालों को पिछली हुकूमतों के मुकाबले में बेहतर समझते हैं या बदतर समझते हैं। तो बुनियादी मामला उसका है, क्योंकि बहुत सारे जो एदाद व शुमार हैं कि जीडीपी 2018 में कितनी थी, अब कितनी रह गई है, कितने करोड़ लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे गए हैं, महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आटा, चीनी, सब्जियां, खाने पीने का तेल, अद्वियात, बिजली, गैस, उसमें कितना इजाफा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों के लिए मैटर करती हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी इलेक्शन होंगे उसके नताइज क्या होंगे, वो उसका इन्हिसार इस बात पर है कि वोट सही तरीके से गिने जाते हैं या वो हाथ ज़्यादा अहम है जो उन वोटों को गिनते हैं। सर, उससे ज़्यादा अहम ये बात है कि वो इलेक्शंस होते कैसे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होते हैं,
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलता है नहीं मिलता है, ये वो चीज़ें हैं। अब तो ये एक सवाल बना हुआ है, बाकी तो मामलात बाद के हैं। मैं ज़रार खुड़ो साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस दिन को, 3 साल की कारकर्दगी को, और अबव ऑल जो सेटिस्फैक्शन है इस गवर्नमेंट की दैट दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो एतमाद कर लेना चाहिए हमें कि वो सेटिस्फाइड हैं एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट? नहीं, वो तो यकीनन सेटिस्फाइड है। वेदर वी शुड बी हैप्पी और नॉट ये एक अलग सवाल है, और मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा साहब ने इसकी एक बहुत बेहतरीन किस्म की समरी दी है कि मैं कहूं कि जी ये वाह वाह क्या बात है, या मैं कहूं कि जी इससे बुरे तो 3 साल कई किसी तारीख में नहीं गुजरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला अवाम करेगी जब अवाम करेगी। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये बात सही है। देखें, करंट अकाउंट डिफिसिट सही है, इकोनॉमिस्ट इन लोगों को आप बता सकते हैं, जो लोग वैसे ही वाह वाह करने वाले हैं वो वाह वाह करेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो मेरा ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि मेरा ख्याल है कि जो अवाम को चीज अफेक्ट करती है वो है महंगाई। अल्टीमेटली ये चीज एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी। जाती तौर पर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि एक जो चीज मेरा ख्याल है कि अभी जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, और बहुत इंटायरली अनफिनिश्ड ही है, वो था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म। वो मेरा ख्याल है कि अब ये समझ गए हैं कि जी ये नहीं होने वाला हकीकत को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। दूसरी बात है कि अभी 3 साल हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि प्रॉपर इसका जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो अवाम लिखेगी, वो मैं और आप नहीं लिखेंगे, और वो लिखेंगे 5 साल जब मुकम्मल होंगे। राइटली सेड, वो अवाम लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे 5 साल। लेकिन खुड़ो साहब, कुछ फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं जिनका वो तज़किरा करते हैं, जिनका वो क्रेडिट लेते हैं, उन प्रोग्राम्स को यकीनन आपने भी क्या है मामला सारा स्टडी किया होगा। जनरल परसेप्शन क्या है कि वो अवाम तक उसको कोई फ़ायदा अवाम को पहुंच रहा है उसका, या वो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम सिर्फ पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन में है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते? क्या ये कह देना चाहिए? देखिए, जहां तक ये जो बिलियन ट्री सुनामी है, अब हम इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि जी क्या बिलियन है, क्या 999 मिलियन है, कितने, वो एक अलग बात है। देखिए, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब मैं यकीनन कोई ये नहीं कह सकता कि जी अगर पिछले साल आपने दरख्त लगाया तो उसका अभी तक फायदा क्यों नहीं आया। दैट्स रिडिकुलस थिंग टू से ना, किसी के लिए भी। दूसरी बात है कि कामयाब जवान, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सर जब ये फ्रूशन तक आएंगे तो फिर ही हम इनको गेज कर सकेंगे ना। इस वक्त तो ये वर्क्स इन प्रोग्रेस है। हो सकता है कामयाब हो सकता है कि बिल्कुल ही फेलियर हो। लेकिन खुड़ो साहब, पनाह गाहें और लंगर खाने तो पूरे तरीके से चल रहे हैं ना, वो तो इमीडिएट इफेक्ट उसका तो पनाह गाहें और लंगर खाने तो चल रहे हैं ना, उसका तो पनाह गाह और लंगर खाने चल रहे हैं सर, लेकिन ये कोई मतलब इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है ना। क्या हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पनाह गाहें बनी हुई है। मैं इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकता। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई टॉप 3 या टॉप 5 इनिशिएटिव्स में आने वाला है। अच्छी बात है, लेकिन कितने लंगर खाने खोले आप मुझे बता सकते हैं? I don't have the exact figure, लेकिन इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग्स तो बहुत सारों के इफ्तिताह खुद वज़ीर आज़म ने किए। वो अवाम में मौजूद होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनके साथ वही खाना खाते हैं, वो G11 का दौरा करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे आपने कहा कि आपको भी इनकी पूरी तादाद नहीं पता, मुझे भी मेरी इनकी पूरी तादाद नहीं पता, मैं मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, बिल्कुल लोग फायदा ले रहे होंगे उनसे, लेकिन डज दैट ट्रांसलेट इनटू द गवर्नमेंट ओवरऑल सक्सेस, ये मैं नहीं कह सकता। वो लंगर खानों से नहीं मेजर की जाएगी ना सर, वो उन इंडिकेटर से मेजर की जाएगी जो मैंने पहले ही जिक्र किया है, और ये हमें अभी हम नहीं गेज कर सकते। मैं कम से कम ऑनेस्टली नहीं गेज कर सकता। मैं ना थम्स अप दे सकता हूं, ना मैं थम्स डाउन दे सकता हूं, जब तक इनके एक्चुअल मटेरियल रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ नया हाउसिंग की, मैं बात कर रहा हूँ कामयाब जवान की, मैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लंगर खानों की। बिल्कुल सही पॉइंट है। इमरान याकूब साहब, सबसे पहले किसी भी जमात के लिए उसका मंशूर अहम होता है कि मंशूर में ये चीज़ें थी, ये वादे थे, चेकलिस्ट 1 2 3 4 5 कर दिए, 5 रह गए। मंशूर कुछ और था, वादे कुछ और थे, और हो कुछ और रहा है, एंड दे स्टिल सेटिस्फाइड। आप कैसे देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खुद ही अपने सवाल में भी कह दिया कि मंशूर जो होता है किसी सियासी जमात का सबसे बेसिक चीज़ होती है, और मंशूर कुछ और था, वादे कुछ और थे, हो कुछ और रहा।
बाकी ज़रार खोरू साहब हैं, सुलग्गी साहब हैं, मैं इन दोनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े माशाल्लाह इनकी साहिब राय होती है। इन दोनों ने जो गुफ्तगू की है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा। मुझे आप ये बता दें कि 2018 से 2021 आ गया, अब आप 3 साल का जो जश्न मना रहे हैं। आज का फंक्शन बड़ा अच्छा फंक्शन था, जिस तरह से एक टिपिकल पीटीआई का फंक्शन होता है वो फंक्शन था। आपने उसमें म्यूज़िक भी किया, वहाँ पे आपने एक सोशल गैदरिंग की, सोशल इवेंट था, आपने वहाँ पे आप उसको म्यूज़िक कंसर्ट का नाम दे दें, आप उसको मीना बाज़ार का नाम दे दें, आपने अपने कारकर्दगी जो थी उसको बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया। आपने वहाँ पे ऐसे कर दिया कि पाकिस्तान जो है उसमें दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई, और माजी में तो कुछ था ही नहीं। मैं सिर्फ जो बुनियादी चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी भी माशरे में, अभी खोड़ो साहब कह रहे थे महज़ब माशरा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, महज़ब क्या, किसी भी सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं वो बेसिक जो वो नॉर्म्स होती हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है फ़ीकस आमदनी। आप मुझे ये बताएं कि 2018 की निस्बत ये बढ़ी है या कम हुई है, तो जवाब है कम हुई है। महंगाई में इजाफा हुआ है या कम हुई है? महंगाई में इजाफा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ ये आपकी बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी माजरत के साथ इसमें भी कमी हुई है और खातिर खा कमी हुई है। आप मनफी में जाके फिर अब ज़रा ऊपर आ रहे हैं। बेरोज़गारी उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? तो लाजमी बात है इसमें कमी हुई है, इसका मतलब है लोगों के मसाइल बढ़े हैं। डॉलर जिस पे आपकी सारी मैशत ने चलना होता है, आपने तेल लेना होता है, बाहर से सारी परचेज़ करनी होती है, इंपोर्ट्स बिल देने होते हैं, उसकी कीमत बढ़ी है या कम हुई है? तो आप के सामने ये आपने डिवैल्यू भी किया और उसके अलावा भी डॉलर मर्जी से उसकी कीमत बढ़ती रहती है। बिजली, गैस, पेट्रोल ये उसी के साथ नत्थी हैं, इनकी कीमतें कम हुई या बढ़ी? तो इनकी कीमतें आपके सामने हैं बढ़ी। अगर अब बेसिक आप एक गरीब आदमी हो तो उसकी बेसिक क्या चीज़ है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है रोटी। अगर रोटी रिक्वायरमेंट है तो उसकी आप ज़रूरत देख लें, आटे की कीमत बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। चीनी की कीमत कम हुई या बढ़ी? उसमें भी आप देख लें इजाफा हुआ। घी की कीमत कम हुई या बढ़ी? जनाब वो तो दुगने के से भी ज़्यादा होगी। अब ये सारी चीज़ें अगर 3 सालों को मैं सम अप करूं तो शायद मेरे पीटीआई के जवानों को ये बात बुरी लगे, मेरे दोस्तों को यह बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि हक़ाइक़ ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों पे मैं तो खुशी नहीं मना सकता। इमरान याकूब साहब, आप क्यों नहीं मना सकते जब आपको ये बार बार बताया जाता है और हुकूमत आपको बताती है कि ये 70 साल का मलबा है, फिर भी आप ये मानने के लिए तैयार नहीं? जनाब सुने, मैं इस पे खुश हूँ कि इस हुकूमत ने 3 साल पूरे किए हैं। बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हर जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन मुझे आप ये बता दें, 70 साल का आप जो फरमा रहे थे, 70 साल का ये गंद है गुड गवर्नेंस, उस पर तो कोई खर्चा नहीं आता। वो तो बाहर से आपको डॉलर नहीं चाहिए थे। क्या आपने गुड गवर्नेंस कायम कर ली? पंजाब जहाँ पे आपके वसीम अकरम प्लस बैठे हैं, आप उनके गुण गाते हैं, वहाँ पे जो जराइम की, अमन अमान की सूरत हाल है, जिस तरह हवा की बेटी को नोचा जा रहा है, जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं, मुझे आप ये बताएं क्या ये हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी नहीं है? ये सारी चीज़ें मेरे भाई, अगर आप इन चीज़ों पे रोशनी डालेंगे, गौर करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे हमें शादियाने बजाने चाहिए या हमें शर्म करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि हमें बेहतरी के लिए वाकई कुछ करना है। राइटली सेड इमरान साहब, आपका पॉइंट आ गया, शादियाने बजाने चाहिए या नहीं, लेकिन शादियाने तो बज गए, आज हुकूमत ने बजा दिए, दे आर सेटिस्फाइड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये तो एक हो गई बात कारकर्दगी की, अब ज़रा दूसरी चीज़ पे आते हैं जो कि आज बड़ा वाज़े तौर पर हमें नज़र आया। ये अब भी जो क्रेडिट ले रहे हैं वो हमने नवाज शरीफ को निकाला, ऑपोजिशन को कॉर्नर किया, ये आज भी इनकी 3 साल कारकर्दगी का आगाज़ यहाँ से होता है। सर, ये माइंडसेट मौजूद है और ये पीटीआई का वोटर और सपोर्टर शायद इसको बाय भी कर रहा है और इस पर खुश भी है, ये कितना वरीसम है सर? देखें जी, ये वरीसम खुद पीटीआई के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो फैन क्लब है उसको खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि नवाज शरीफ को आपने निकाला या शहबाज शरीफ को आपने जेल में डाला या मरियम नवाज को आपने जेल में डाला या खुर्शीद शाह को आपने जेल में डाला। उससे लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें कोई कमी नहीं आई, ना आपने उनसे कोई अरब खरब जो है वो निकाल के कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। तो इससे आपकी जो एक अजियत पसंदी है उसको तो शायद मदद मिलती हो, लेकिन अवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें कोई कमी नहीं आती। तो ये करके जो है वो आप कोशिश कर रहे हैं कि जी वो एक ट्रक की बत्ती जो है वो लोगों को दिखा दें, लेकिन लोगों को अपनी मुश्किलात जो है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके लाले पड़े हुए हैं। तो वो उनके लिए ये एक ऐसी अयाशी है जिसके मुतामिल आम लोग नहीं हो सकते। तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी भी मजबूरी है, ये क्या करें। अगर कोई इनकी हासिलात हों तालीम में, सेहत में, अच्छी हुक्मरानी में, मुआशी तरक्की में, बेरोज़गारी ख़त्म करने में, अशियाए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके में कमी लाने की, और कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी फतूहात हों इनकी, तो कोई चीज़ हो दिखाने के लिए तो वो दिखाएं। अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो सिवाय नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और पिछली हुकूमतों को गालम गलोच करने के लिए ये मासूम और गरीब और मिस्कीन लोग और कर क्या सकते हैं? आप समझते हैं खुद से ये मुतमईन होंगे या ये सिर्फ द फेस ऑफ इट ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि कुछ है नहीं है और कुछ ना कुछ दिखाना है, तो सिर्फ इसलिए ये दिखा के अटेंशन डाइवर्ट की जाती है? सोलंकी साहब देखें जी, मुतमईन तो वो नहीं है, लेकिन सियासत में आप ये देखें कि अशरफ गनी जो है वो जुमेरात तक ये कह रहा था कि जी वो मेरी जो लाश है उससे गुजरेंगे तालिबान और फलाह होंगे, और उसके बाद आपने देखा कि वो कैसे उड़नछू हो गए। तो ये तो सियासत के अंदर तो ये होता है कि आप अपने जो अंदर के जो जज्बात हैं उसका इजहार नहीं करते, लेकिन जो सहाफ़ी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं उनसे पूछें कि किस तरीके से कौन से वफाकी वज़रा जो है वो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कैसे उनके अंदर लड़ाई हो रही है, कैसे जो है वो उनके मामला चल रहे हैं। वो तो अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा छुप कर तो नहीं रहती। बिल्कुल सही। खोड़ा साहब, अगर ये अवाम का मसला नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को आपने निकाल दिया, जरदारी साहब कहाँ हैं, पीडीएम बन गई, अपोजिशन के साथ आप क्या कर रहे हैं, नैब के केसेस बन रहे हैं, ये अगर अवाम को दिलचस्पी नहीं है तो फिर ये किसको ये चूरन बेचा जा रहा है और कौन बाय कर रहा है? इसका बायर कौन है? कोई तो बायर होगा, अदरवाइज तो ये चूरन नहीं बेचा जा रहा। देखिए, पहले बायर तो वो खुद ही है ना मतलब लेट्स बी रियल अबाउट इट। ये इसके बारे में ऐसे बात करते हैं कि जैसे आप अभी भी किसी भी नून लीग की कोई बड़ी स्पीच सुन लें और जिसमें वो अपनी कारकर्दियां गिनाते हैं आपको, तो वो हमेशा ये कहेंगे ना कि जी हमने मोटरवे बनाया है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट की इजाजत दी। ये पीटीआई का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट है एक तरह से, उनका मतलब पॉइंट ऑफ प्राइड है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अवाम को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल अवाम का एक तबका है जो ये सुन के बड़ा खुश होता है। जैसे कि वो जो साहब, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, जो जुनैद सफदर की शादी के बाद भंगड़ा नहीं डाल रहे थे, फिर बेहोश भी हो गए थे। अच्छा, वो तो बड़ा खुश है ना। हाँ, क्या नाम था उसका, मुझे नहीं याद। तो वो तो बड़े खुश होते हैं ना ऐसी चीजें सुन के। उनका काम सबको याद है, उनका नाम याद हो या ना हो। हाँ, मतलब समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे ये माल काफी बिकता है और मोस्टली इसकी टारगेट मार्केट ये खुद ही है। थोड़ी सी ऑब्सेशन की तरफ, वेल अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑब्सेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑब्सेशन तो काफी टाइम से है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रात को जब डरावना ख्वाब आता है ना, आप एकदम चौंक जाते हैं, तो ये कहते हैं अपने आप को मतलब दोबारा
सुनाने के लिए, काम करने के लिए ना, वो ललाबाई लोरी जो सुनाते हैं वो यही होती है कि नहीं जी हमने नवाज शरीफ को तो निकाला, हमने नवाज शरीफ को तो निकाला। तो ये है, और मेरा ख्याल है कि अभी जाहिर है कि खान साहब बार बार ये सुनना चाहते हैं, तो एक टारगेट मार्केट इस सारी तकरीब की तो है। ये तो पीटीआई, दिस इज पीटीआई फॉर द पीटीआई ना। तो जाहिर है वो ये बातें करेंगे, उनको बड़ा शौक है ये बातें सुनने का। आपकी कोई स्पीच नहीं हो सकती जिसमें ये ना हो कि एनआरओ नहीं दूंगा और नवाज शरीफ का ये और ये चोर ये डकैत, ये तकिया कलाम है जी। और ये अब तो 2021 है, अगर 2055 तक भी ये पार्टी रही और ये हुकूमत रही और ये लोग रहे, 2055 में भी आप यही सुन रहे होंगे अगर जिंदगी रही हमारी, तो क्या पता नहीं। ये आप सर डरा रहे हैं अवाम को, वॉर्न कर रहे हैं। ये 2055 इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी तक तो हमें 2028 तक का पता था और इनके दावे थे अगले 5 साल के भी। आप तो बहुत आगे ले गए खोड़ो साहब। चलो 2031 तक, चलो 55 नहीं करते, 55 शायद थोड़ा आगे निकल गया हूं 2031। ये खोड़ो साहब मुझे डरा रहे हैं कि 2055 तक आप तो मुझे अच्छा सोलंकी भाई, मैं एक इजाफा करना चाह रहा हूँ। आपने जो अशरफ गनी की बात की ना, जी जी, कि मैं मेरी लाश निकलेगी, आप गौर करें कि एग्जैक्ट अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए थे। मैं मरते दम तक लड़ूंगा, ये उसने नहीं कहा था कि किसके मरते दम तक। तो ये भी सियासत है सर, कि मतलब जुमला भी देना है तो बड़ा कॉशियस। जी इमरान याकूब साहब, पीटीआई ने 3 साल में खुददारी, तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया। फवाद चौधरी जनाब वजीर इत्तलात, खुददारी, तरक्की और बेहतरी सर। नहीं तो इसमें मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे ज़्यादा इन तीनों अल्फाज के मतलब कौन जानता है। वो बड़ी अच्छी तरह इनके मतलब जानते हैं। लेकिन मैं ज़रा पहले आपकी उस बात की तरफ आना चाहता हूँ कि जो ये प्राइड लेते हैं, जो अभी खोड़ो साहब भी फरमा रहे थे कि इनका तो जो बम एक्सप्लोजन की परमिशन देना वो ये नवाज शरीफ को वापस भिजवा निकालना, तो बात ये है कि वो तो बड़े करप्ट लोग थे, आपने निकाल दिया। आपने दावा किया था कि जनाब हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। तो मुझे सर ये भी आज बता दें कि 3 साल में क्या वाकई किसी सियासतदान से, करप्ट सियासतदान, 1 रुपया भी वापस ला सके? क्या आपने नवाज शरीफ के बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, आसिफ अली जरदारी के बारे में, पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? लेकिन क्या किसी एक से 1 रुपया भी आया? अगर आप सिर्फ ये करप्शन की बात कर लें, आप तो कहते थे इतने अरब रुपए रोज़ाना करप्शन होती है, हम रोक लेंगे। तो हाल ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ताज़ा तरीन, उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप करप्शन में देखें तो पाकिस्तान अब 124वीं पोजीशन पे है। यानी जितने मुल्कों की लिस्ट बनी है उसमें पाकिस्तान का नंबर 124वां है। अब असल हैरत की बात यह है कि जब चोरों की हुकूमत थी 2018 में, 3 साल पहले, उस वक्त आप का नंबर था 117वां, यानी आप 7 नंबर मज़ीद उसमें नीचे चले गए हैं। तो ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि आपने तो करप्शन ख़त्म करना थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि आप मज़ीद 7 दर्जे नीचे चले गए। तो इसका मतलब करप्शन बड़ी है, आप करप्शन ख़त्म नहीं कर सके। इसी तरह से जो मामला बाजते हैं, आपने जो कहा कि फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि खुददारी, तरक्की और तीसरी क्या बात फरमाई थी आपने? बेहतरी सर, बेहतरी। बेहतरी, हाँ जी, तो बिल्कुल बेहतरी आई है। आप पीटीआई के जो देखें लोग जीत के असम्बलियों में पहुँचे हैं, उनकी ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी आई है। तरक्की की बात करें तो उन लोगों ने कितनी तरक्की की है। लेकिन मेरा तो कंसर्न है कि आवाम की ज़िंदगी में क्या कोई बेहतरी आई, आवाम की ने कोई तरक्की की, या आवाम की खुद एतमादी में फ़ायदा हुआ, उसमें बेहतरी आई, उसमें इजाफा हुआ। तो मैं बड़ी माज़रत के साथ ये कहूँगा कि आपको इन तीनों का जवाब भी नफ़ी में मिलेगा। आवाम की ज़िंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आ सकी, गरीब से गरीब तर हो गया। अगर आप आलमी इदारों की रिपोर्ट्स देखें तो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग थे उनकी तादाद दुगना हो गई है इन 3 सालों में।
भले आप उसमें ये कहेंगे जी वो कोविड वजह है या फलानी वजह, ठीक है, आप कोविड की वजह से भी मामला ख़राब हुए हैं, लेकिन इतने तो ख़राब नहीं हुए। आप तो कहते हैं कि जनाब मामला बेहतर हुए हैं, हमारी मीशत ने बड़ी तरक्की की है, टेक्सटाइल के ऑर्डर जो हैं आपके पास 2025 तक ऑर्डर हैं, आपके पास नई मिलें लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर तो आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने बिल्कुल सही इमरान साहब। अब बहुत सारे लोग शायद हमने बहुत तनकीद कर दी, फिर हम पे तनकीद करेंगे कि कोई एक अच्छी चीज़ भी नहीं हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कही। अच्छी तो कम अज़ कम सर जो इमरान इस्माइल साहब ने गाना बनाया उसकी तो तारीफ कर दें, कोई एक तो पॉजिटिव चीज़ हो। जनाब देखिए अच्छी चीज़ है, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अच्छी बातें बहुत सी हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी तकरीरें बड़ी अच्छी होती हैं, वो वादे बड़े अच्छे करते हैं, उनकी हुकूमत में उनके वज़रा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके अवाम को लुभाते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उन वादों पे अमल भी हो जाए। मुल्क में उन चीज़ों पे अगर 10% भी अमल हो जाता तो आज हम तीनों तहरीक इंसाफ की तारीफ़ कर रहे होते, हम आज ये गिले ना करते। आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर मैं तीनों मेहमानों से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक कमेंट लेना चाहूँगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त यकीनन जो प्रोग्राम्स हैं जिनका क्रेडिट गवर्नमेंट लेती है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनके समरात कब और कितने अवाम को मिलेंगे वो लॉन्गर रन में पता चलेगा। विद इमीडिएट इफ़ेक्ट जो चीज़ें होती हैं, कह लीजिए कि अवाम की दादरसी करना कि गुर्बत में कुछ कमी हो, रोज़गार मुहैया हो, वो सूरत हाल नहीं बनी। लोग बेरोज़गार हुए, ज़्यादा हुए, होते जा रहे हैं। ये एक रियलिटी है। फिर जो नौकरियां देनी थी उसकी जगह पनाहगाहें और लंगर खाने दे दिए, ये यकीनन इसके ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब नाक़िद थे। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से इस हुकूमत को सोचनी चाहिए और फिर सोच के बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। इट्स नेवर लेट। अभी 2 साल में भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है। एक ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे थोड़ा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। हुकूमत की कारकर्दगी पर, 3 साल कारकर्दगी पर हमने बात कर ली। अब कुछ बात अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर करेंगे। 31 अगस्त की अब डेडलाइन है और जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो तालिबान के सामने आ रहे हैं। अब बड़ा वाज़ेह वो बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। ख़वातीन को लेकर आज मौसीकी को हराम करार दे दिया गया, ख़वातीन अपना चेहरा ढकें या नहीं इस मामले को उन पर छोड़ दिया गया और बहुत सारी चीज़ें। ज़रार खोड़ो साहब से पहले जवाब ले लेता हूँ। खोड़ो साहब, कैसे देख रहे हैं आप इन बहुत तेज़ी से होती हुई तब्दीलियों को? और एक ख़तरा आज जाहिर किया गया कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है। डू यू सी अ स्टेबल अफगानिस्तान इन फ्यूचर या मामलात अभी बहुत गंभीर हैं? हाउ डू यू सी इट? देखिए, 3 हफ्ते पहले तो जो आज हो रहा है वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है कि डू आई सी अ स्टेबल अफगानिस्तान इन द फ्यूचर। मैं ये कह सकता हूं कि आई विल होप एंड प्रे फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान इन द फ्यूचर। वो स्टेबिलिटी जैसे भी आए, आई थिंक के इसमें हमारा कोई अब लेन देन नहीं रहा। एक हकीकत है, अच्छा बज़ाहिर तालिबान के इंटरेस्ट में भी है कि दुनिया उनके साथ इंगेज रहे और अभी तक दुनिया मेरा ख्याल है कि इंडिकेशंस दे रही है कि जी अगर आप कुछ शराइत और ज़वाबित लागू हैं, अगर आप उनको बज़ाहिर भी पूरे कर दें तो हम आपके साथ इंगेज करने के लिए तैयार हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अफगानिस्तान 2000 का, 2001 का। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी तालिबान चेंज हो गए होंगे। अफगानिस्तान और अवाम भी चेंज हो गए हैं। उन्होंने कुछ माना कि अशरफ गनी की हुकूमत नाअहल थी, करप्ट थी, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स बेहतर भी हुए हैं इन पिछले 20 सालों में। तो अब तालिबान को भी रियलाइज करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि शायद वो रियलाइज कर रहे हैं। मैं बहुत कॉशियसली ये बात कहूंगा, शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि उस तर्ज की गवर्नेंस अफगानिस्तान में नहीं चल सकती। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अगर आप उनकी मैसेजिंग देख रहे हैं, आप उनके बयानात देख रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो सेंसिटिव हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके बारे में क्या सोच रही है। एक दफा वो रिकग्निशन आती है, उसके बाद क्या होता है ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक शॉर्ट टर्म में दे विल वॉक द वॉक एंड टॉक द टॉक।
लॉन्ग टर्म में वो क्या करते हैं, इट इज डिफिकल्ट। पाकिस्तान के लिए जाहिर है अशरफ गनी की जो हुकूमत थी वो ओपनली हॉस्टाइल थी, लेकिन अब हमारे पास एक हुकूमत है अफगानिस्तान में जो जिनकी नजरियाती बुनियादें बिल्कुल मिलती हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ जो पाकिस्तान में भी एक्टिव हैं। सो इज इट बेटर, इज इट वर्स? अगेन बहुत एक थका हुआ जुमला है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही हमें बता सकता। राइटली सेड कोरोजा, पॉइंट टेकन। इस वक्त वर्ल्ड बैंक इमदाद बंद कर रहा है, इकॉनमी अफगानिस्तान की एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ जो कह रहे हैं कि खुराक की किल्लत का सामना आने वाले वक्त में इज़ रिटन ऑन द वॉल हो सकता है। कितना अपहिल टास्क है तालिबान के लिए इस सिस्टम को रन करना, स्पेशली जब वहाँ के हुनरमंद अफराद भी अफ़गानिस्तान छोड़ रहे हैं या छोड़ना चाहते हैं। तो जो स्किल्ड लेबर था, जो स्किल्ड तबका था, जो छोटे मोटे मामलात रन करता था, वो रहेगा नहीं अफ़गानिस्तान में। तो तालिबान यकीनन हथियारों में तो बहुत एक्सपर्ट या लड़ने में हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी इन एवरीथिंग। याकूब साहब, आपकी क्या राय होगी, किस तरह से तालिबान डील करेंगे इस मामले से? देखिए, मेरी तो बड़ी सादा सी राय है इस मामले में। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बदले हुए तालिबान हैं, और बदले हुए तालिबान इसलिए, बल्कि मैं कहूँगा बदलते हुए तालिबान है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये तालिबान वो हैं जिन्होंने 20 साल बड़ी मुश्किल बड़ा रगड़ा खाया है। उन्होंने दूसरे पूरी दुनिया के रवैये देखे हैं, उन्होंने दुनिया के रवैये समझे हैं, उन्होंने कैदें काटी हैं, उन्होंने सख्तियाँ झेली हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया को देखा है, मीडिया को समझा है। इसलिए वो अब ये जान चुके हैं कि उन्हें अगर अपनी हुकूमत कायम रखना है तो उसके लिए उन्हें आलमी बरादरी के साथ चलना होगा। आप देखिए, आज तक अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से उस तरह से किसी भी रिजिडनेस का मुजाहरा नहीं किया गया। वो ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब हम इस दफ़ा ज़रा थोड़ी सी रोशन ख्याली के साथ, रोशन ख्याली आप वो वाली तो ना समझे जो आप यहाँ पे लिबरल सोसाइटी की तरफ से समझी जाती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि जिस दिन वो आए उन्होंने देखा आपने कि उन्होंने अगले दिन ही डेलिब्रेटली ना सिर्फ ये कि ख़ातून एंकर के साथ गुफ्तगू की, बल्कि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि टीवी चैनल्स पे ख़ातून एंकर्स भी आएँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम ख़वातीन की तालीम के हवाले से, उनकी काम करने के हवाले से कोई इतराज़ नहीं रखते, लेकिन ये ज़रूर है कि वो शरई पर्दा करें। अब ये आज उन्होंने जो कह दिया है कि जी चेहरे के जो पर्दे की बात है ये ख़वातीन की अपनी मर्ज़ी है, तो मैं इन तमाम चीज़ों पे अगर आप देखें तो उन्हें भी ये पता है कि उनको अफ़गानिस्तान चलाने के लिए आलमी बरादरी की ज़रूरत है। अब अगर वर्ल्ड बैंक उनके पैसे रोक लेता है, इमदाद बंद कर देता है, अमेरिका उनके अकाउंट सीज कर देता है, या वेस्ट उनको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देता है, तो फिर कल को अगर वहाँ पे कोई मसाइल बढ़ते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस पे भी, इस आलमी बरादरी को भी इस हवाले से होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसा वहाँ पे माहौल क्रिएट करने में मदद देनी चाहिए जिससे वहाँ पे किसी नए एडवेंचर से बचा जा सके। राइटली सेड। सोलंकी साहब, आपकी सर क्या राय होगी इस सारे मामले पर, इस बदलती सूरत हाल पर, और जितना वो बार बार ये बयानात देकर दुनिया को बावर करा रहे हैं कि हम माजी को भुला चुके हैं, माजी को भूल जाएं, नए सिलसिले का आगाज़ करते हैं, नया इमेज दे रहे हैं, ये कबूल होगा? दुनिया इसको तस्लीम कर लेगी या कितना मुश्किल रहेगा तालिबान के लिए दुनिया को इसको तस्लीम करवाना? तालिबान को इस बुनियाद पे नहीं परखा जाएगा कि वो क्या कहते हैं, तालिबान को इस बुनियाद पर परखा जाएगा कि वो करते क्या हैं। अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है उससे उनका जो माजी का जो डीएनए है उसमें बुनियादी तब्दीली के कोई आसार सामने नहीं आए हैं। लिहाजा ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि हम कहें। जो मसला है वो ये देखने का है कि हम पर उसके क्या असरात होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि जो पाकिस्तानी जो तालिबान हैं उनको वहाँ से निकालने या उनकी सरगर्मियाँ बंद करने के हवाले से कोई पेशरफ्त है, तो उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान उनसे कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो हम उसमें सहूलतकारी करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको वहाँ से निकालने या उनकी सरगर्मियाँ बंद करने के हवाले से तालिबान ने
किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। इसलिए पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना होगा और ये ख़तरा जो इलाके के जो दूसरे ममालिक हैं, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, रूस वगैरह, उनके लिए भी ये मसाइल होंगे। तो ये देखने की बात होगी। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कहत आता है, अगर वहाँ पर अफरा तफरी आती है, अनारकी होती है, लाखों लोग मज़ीद पनाह गुज़ीन होते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसी और मुल्क को नहीं कबूल करनी होगी, अफ़गान तालिबान को कबूल करनी होगी, क्योंकि उन्होंने एक हुकूमत को गिराया है और अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की है। तो जहाँ अख्तियार है, ज़िम्मेदारी भी वहीं होगी। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ज़रार खोड़ो साहब, इमरान याकूब साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।